Yes, good morning. Yes, Gautam, any doubt? You can write in comments. ठीक है, क्या देखा है कल? गाइडलाइंस. आज झोप झाली आहे का पूर्ण? आज नाही झोपायच. ठीक आहे. गाइडलाइंस प्लस डमी वाला पार्ट. ठीक है. तो कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स. तो डॉस कमांड्स लिखे हैं, ट्राई किए. फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ करके देखा है? मेक डायरेक्टरी वगैरह वगैरह सब ट्राई करके देखने की. हर चीज समझ में आता है ना तुम्हें? वर्किंग काम नहीं है उसका कुछ, जस्ट पता होना चाहिए कि कमेंट्स में भी. नहीं तो तुम्हें क्या हो जाता है, हर चीज की आदत हो जाती है. यूआई या आईडी, ये सब चीजें. तो सारी चीजें नोटपैड पे होती है. नोटपैड पे तुम कर सकते हो, प्रोसेस पता होना चाहिए क्या है वो. तो फिर कुछ रूल्स बताए थे मैंने. वो किए है क्या? Here are few variable names written. Quickly बताना है वैलिड और इनवैलिड. ठीक है. 1, 2 रीजन. A variable name cannot have special symbol. Third one valid. Fourth reason, variable name cannot start with numbers. Fifth reason, special symbol नहीं हो सकता. Sixth one
रीजन, रिजर्व वर्ड्स नॉट अलाउड, बट इट इज नॉट एनी रिजर्व वर्ड। ऐसा कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, मैंने कल कीवर्ड लिखे उसमें, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है कल जो मैंने रिजर्व वर्ड्स लिखे उसमें, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स में जो कीवर्ड है वो इफ है, उसका आई और एफ दोनों क्या है, स्मॉल, इसका आई और एफ क्या है, मतलब आई कैपिटल है, सो दिस इज वैलिड। केस सेंसिटिव है, राइट, केस सेंसिटिव है कीवर्ड्स या वेरिएबल के नेम, कि इफ और इफ दोनों अलग है, राइट। ये अगर स्मॉल आई एफ होता तो ये इनवैलिड होता, तब वो कीवर्ड नेम होता, अभी भी वो चल जाता, क्योंकि इसमें आई स्मॉल है बट एफ कैपिटल है, तो केस सेंसिटिव, ये कॉम्बिनेशंस की मदद से। अब ऐसा वेरिएबल नेम कोई लिखेगा नहीं, वो अलग बात है, कि इफ ऐसा कोई वेरिएबल का नाम नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलेशन एरर आएगा या नहीं आएगा। तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्यों, कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव है, राइट, वो इफ का और इस इफ का कोई संबंध नहीं है। देन वैलिड और इनवैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज बिकॉज a variable name cannot have space, clear। फंक्शन, 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 वैलिड और इनवैलिड, वैलिड है, सारे तुम्हारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, ना सी में ऐसा कोई कीवर्ड है, ना वो डिजिट से शुरू हो रहा है, ना उसमें स्पेशल सिंबल है, राइट, ना उसमें स्पेस है, सब रूल फॉलो कर रहा है। अब लिखना नहीं चाहिए वो अलग बात है, फंक्शन ऐसा कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, वेरिएबल इज ए आइडेंटिफायर, तो जैसे तुम लोगों का नाम है एक आइडेंटिफायर है ना, समझ में आ रहा है, तो सेंसिबल ही होना चाहिए नाम, क्लियर। तो बट कंपाइलेशन के हिसाब से वो वैलिड है, दिस इज स्पेशल सिंबल है, दिस इज स्पेशल सिंबल है ना, अंडरस्कोर चलता है, तो स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो क्या है, वैलिड, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड बिकॉज कैनॉट स्टार्ट विद डिजिट, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, डिजिट के अलावा दूसरा जो चलता है वो है स्टार्टिंग में, तो दिस इज वैलिड, देन वैलिड, देन डब्ल्यू अगर स्मॉल है तो इनवैलिड, दिस ऐसा कीवर्ड है अपने पास एक, दिस ऐसा कीवर्ड है अपने पास एक, दिस वैलिड और इनवैलिड, वैलिड, क्योंकि कीवर्ड है फॉर, तो मैंने फॉर अंडरस्कोर ऐसे लिखा है, मतलब ही वो अलग है इससे, देन वैलिड, देन देन अब वैलिड कब, जब ये अलग अलग प्रोग्राम्स में है तब, सेमी प्रोग्राम में मैंने वापस लिख लिया एबीसी तो नॉट वैलिड, तो प्रॉब्लम ये होगा कि नेम वैलिड है लेकिन वो बोलेगा कि वेरिएबल नेम मस्ट बी यूनिक, रिपीट नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज वैलिड और इनवैलिड डिपेंड्स ऑन लिखते कहां पे हो, दिस इज क्लियर है। बेसिक लेवल पे अभी तुम बिगिनर लेवल पे हो, तो ABCD नम 1 नम 2 ये सब तुमने बोलते रहना चाहिए, राइट। पर जब तुम जावा में जाओगे आगे जाओगे तो वेरिएबल नेम्स या नेमिंग कन्वेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लियर है, क्या तक की क्लियरिटी है, दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल नेम। तो कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड आइडेंटिफायर्स, यहां तक सबको क्लियरिटी है। नाउ विल मूव टू operators, so why we need operators, why we need operators, yes,
तो परफॉर्म ऑपरेशन, हर चीज का डेफिनेशन 5 मार्क का ही नहीं चाहिए बहुत बड़ा। वाई वी नीड ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस, खत्म, राइट। तो परफॉर्म ऑपरेशंस, नॉट ओनली अरिथमेटिक, ऑपरेशंस, अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो फिर ऑपरेटर्स में अपने पास आएंगे यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। ठीक है, सो विल फोकस ऑन बाइनरी फर्स्ट। सो बाइनरी में आएंगे अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। तो इससे पहले कोई बोले कि सर और भी होते हैं, तो होते हैं, बिटवाइज होते हैं, मल्टीपल लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये सब चीजें होती है, बट वो हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें बेसिक लेवल पे कुछ कैलकुलेशंस पे काम करना है। वी आर हैविंग अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल। ठीक है, क्लियर। यूनरी और टर्नरी भी उसके साथ देखेंगे, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। मतलब ही ए प्लस बी कौन सा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक मतलब बाइनरी ऑपरेटर जनरलाइज। क्यों बाइनरी है? क्योंकि ऑपरेंड कितने हैं इसके साथ? दो, राइट। ए प्लस प्लस कितने ऑपरेटर है? कितने ऑपरेटर है, कितने ऑपरेंड है? ऑपरेटर कितने हैं? ऑपरेटर कितने हैं? ऑपरेटर हमेशा एक ही होगा बेटा, पूरा मिला के वो एक ही ऑपरेटर है, प्लस प्लस। तो ऑपरेंड कितने हैं उसके साथ? तो वन ऑपरेटर हमेशा रहेगा। ऑपरेंड कितने हैं? सो इट्स यूनरी, वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड्स, राइट। कितने ऑपरेटर है? कितने ऑपरेटर है उसमें? ऑपरेटर कितने है उसमें? अरे अभी बोल रहा है ना मैंने, ऑपरेटर हमेशा एक ही रहेगा, पूरा मिला के उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेंड कितने हैं उसके साथ? एक, दो, तीन, दैट्स व्हाई इट इज टर्नरी ऑपरेटर, राइट। कोई बोलेगा सर फिर इधर कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, तो दो ही ऑपरेंड है उसको। मतलब तुम अगर ये बात करोगे तो एक ऑपरेंड ये, दूसरा ऑपरेंड इस प्लस की अगर बात करोगे, राइट, समझे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये ऑपरेटर्स में, दैट एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग। हर एक ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब वो क्या क्या रिटर्न करता है वो एक एक डिटेल में समझेंगे। तो अरिथमेटिक में आएंगे तुम्हारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। इसमें आएंगे ग्रेटर देन, एग्जैक्टली इक्वल्स। इसमें आएंगे लॉजिकल एंड लॉजिकल और। क्लियर? क्लियर है यहां तक? सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ अरिथमेटिक। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू। सो void main, will this code work? What will be the output? What will be the output? Nothing will be the output, क्योंकि आउटपुट दिखाने के लिए मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है, राइट। बट ये कोड चलेगा क्या? क्यों चलेगा? क्योंकि 10 है, 20 है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर है तो बोल रहा है पहला ऑपरेंड मिला, दूसरा मिला, सेमीकोलन मिला, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन करेगा मेमोरी में। जहां पे भी मेन को अपना स्टैक फ्रेम मिला है, वहां पे डमी में ये 10 होगा, डमी में ये 20 होगा,
इन दोनों का कैलकुलेशन होके कहीं पे डमी में क्या आके रुका है 30, मतलब ही 30 कहाँ पे आके रुका है, यहाँ पे इस जगह पे जहां से ऑपरेशन हुआ है उसी जगह पे। अब तुम उसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो ना। तो बस उसके लिए तुम्हारे पास अभी मेमोरी में देखा जाए तो तीसरा वेरिएबल नहीं है, तो तुमने बनाना चाहिए था। तो तुमने कैलकुलेशन से पहले ये वेरिएबल बना के रखना चाहिए था। तो ये वेरिएबल सी, वापस जाते हैं, सी में क्या है, गार्बेज। मेमोरी डायग्राम हमेशा फ्लो में जानी चाहिए। सी में क्या है, गार्बेज। डेटा टाइप असाइन नहीं किया, मतलब फिलहाल कोड चलेगा बोला है मैंने बस। सी में क्या बना, गार्बेज। अब मेरे पास 10+20 है, मतलब ये 10 डमी में 20 डमी में, इनका कैलकुलेशन आके भी डमी में रुका है। तो ये डमी मेरे पास है यहाँ पे, और मेरे पास वो जगह भी है अवेलेबल। तो मैं यहाँ से इसको भेज सकता हूँ कि नहीं सी में। तो सी में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट कॉपी होके क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और आगे जाके मैं वो और क्या प्रिंट करके देख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, क्लियर। या फिर मेरे पास एक इंटीजर नंबर 1 है जिसमें है 10, नंबर 2 है जिसमें है 20। अब स्लाइड है क्या, नंबर 1 बना, कितना है उसमें, इनिशियलाइज्ड है, इसलिए नो गार्बेज, सीधा क्या आएगा वैल्यू। N2 है, नंबर 2 है, उसमें क्या आया 20। फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ N1 + N2, तो इन दोनों का एडिशन हुआ, चलेगा ये कोड। तो जो भी इन दोनों का एडिशन होके 30 आके रुका है, वो कहाँ पे आके रुका है, डमी में यहाँ पे। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। इसको कॉपी करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, N1 अवेलेबल है और N2 अवेलेबल है। N1 और N2 है ना, दो जगह है मेरे पास। तो ये जो 30 आया है उन दो जगह मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ। लेकिन कल को अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना है कि द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, तो उसके लिए मुझे नंबर 1 नंबर 2 बाद में लगने वाले हैं ना। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, एक कोई तो भी नई जगह बना के लेनी चाहिए। तो कौन बना के देगा जगह, कौन बना के देगा जगह, डेटा टाइप बना के देगा। तो किस टाइप का कैलकुलेशन होने वाला है तुम्हारा ये, इंटीजर। तो उसके लिए मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल लगेगा, इसको मैं एक आइडेंटिफाई करूंगा रिजल्ट नाम से। और उसको क्या प्रोवाइड करेंगे हम, रिजल्ट बोलो, N3 बोलो, सी बोलो, जो भी तुम्हें बोलना है वो बोलो। और इस रिजल्ट में क्या आएगा फिर, तुरंत ही 30। नाउ यू कैन प्रिंट दिस। इसको तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो कि भाई एडिशन कितना आया, ये जो भी तुम्हें रिजल्ट मिला है इस रिजल्ट को तुम प्रिंट कर सकते हो और बोल सकते हो एडिशन कितना आया है 30। वही तो प्रूफ है ना कि A+B, अभी नहीं है, बाद में कर, N1 + N2, तो रिजल्ट में आया और तुम इसको क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तब प्रूव कर रहे हो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। ऑपरेशनल वैल्यू होगा ना, 30, कभी 70, कभी 90, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इनपुट। तो फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन दोनों को मुझे अगर प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास क्या अवेलेबल है, फंक्शन, राइट। इसका नाम क्या है, प्रिंट है। इसका नाम है प्रिंट है, और वो कुछ पैरामीटर्स लेता है। तो इस पैरामीटर में मैं बोलता हूँ रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, यस ऑनलाइन, व्हाट विल बी द आउटपुट। स्क्रीन पे क्या आएगा, स्क्रीन पे सिर्फ रिजल्ट प्रिंट आएगा, 30 वगैरह ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये स्ट्रिंग दी है तुमने एज इट इज, तो तुम्हें डबल कोट्स में जो प्रोवाइड कर रहे हो वो एज इट इज प्रिंट होता है। फिर तुम्हारा कहना है कि भाई ये डबल कोट्स में
मुझे एक वैल्यू चाहिए जो मेरे एक वेरिएबल से आने वाली है, राइट। तो बोलेंगे वेरिएबल से आने वाली है तो फिलहाल तुम्हें वो वैल्यू कहाँ पे चाहिए, उस जगह पे एक प्लेस होल्डर रख के जाओ, और फिर ये डबल कोट्स के बाहर तुम उस प्लेस होल्डर में कौन सा वेरिएबल चाहते हो वो दो। तो वो प्लेस होल्डर है योर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कल लिखने बोले, राइट। तो अब मैं किस टाइप का डेटा प्रिंट कर रहा हूं, इंटीजर। तो मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा, समझे। तो परसेंट डी को बोला जाएगा कि भाई पहला जो है आगा वो जाके पढ़। तो अब क्या आएगा आंसर 30। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो प्रिंटफ इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन अगर तुम्हें यूज करना है, तो ये फंक्शन अगर तुम्हें यूज करना है, हाँ परसेंट आय भी चलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन। इवन यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंस परसेंट ई परसेंट आय फॉर्मेट स्पेसिफायर, बट इसकी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि आगे चल के फॉर्मेट स्पेसिफायर से डील ही नहीं करना है, तो इंटरनली कर लेता है सारा मैनेज। अभी मुझे ऐसे चाहिए एडिशन इज 30। तो मेरा प्रिंटअप किस तरीके से होगा, एडिशन इज, जहां पे मुझे वो 30 चाहिए वहां पे मैं प्लेस होल्डर रखूंगा और कॉमा के बाद तो ये यहां से पढ़े। अब मेरा कहना है कि मुझे ऐसे चाहिए द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। या 10 एंड 20 मतलब N1 और N2 में जो भी रहेगा वो। तो आई विल गो विथ एडिशन ऑफ क्या N1 एंड N2 इज रिजल्ट, राइट। बट ये स्ट्रिंग बन जाएंगे सारे। तो इसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एक जिस टाइप का वो N1 है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे भी फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स खत्म। और अब पहले परसेंट डी ने क्या लेना चाहिए वो आएगा पहले, फिर दूसरे ने जो लेना चाहिए वो दूसरी बार, और तीसरे ने जो लेना चाहिए वो, राइट। तो अब आएगा आंसर द 10 एंड 20 इज 30। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं ये रिजल्ट भेजना भूल जाता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं N1 कॉमा N2 ही देता हूं बस, पूरा आंसर क्या आएगा, द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज कुछ तो भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि परसेंट डी मतलब उसको बोला गया है कि भाई एक वैल्यू रीड करना है। अब तुम एक स्पेसिफिक वैल्यू देते हो तो वो रीड करता है। तुम अगर यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन करते हो तो रैंडम कुछ तो भी रीड करेगा, क्योंकि 4 बाइट पढ़ना है इतना बोला गया है उसको। तो 4 बाइट वो पढ़ेगा, तो कुछ भी पढ़ सकता है, वो कुछ भी गार्बेज प्रिंट हो जाएगा वहां पे। अब मैंने यहाँ पे रिजल्ट दिया है और यहाँ पे परसेंट डी नहीं लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, द एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, बस कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। फिर वो रिजल्ट का क्या, इग्नोर होगा वो। उसके लिए किसी ने बुलाया नहीं ना उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। तो बात बात पे कंपाइलेशन एरर नहीं आता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। सेंसिबली सिंटैक्स करेक्ट है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है तो रिजल्ट को कोई पढ़ने नहीं आया। तो रिजल्ट ने ऐसे डिसाइड करके थोड़ी रखा है कि मुझे कोई पढ़ने आना ही चाहिए करके, वो तुम्हारा गलती है, तुमने नहीं लिखा है वहां पे। तो कंपाइलेशन एरर नहीं होगा। सो ये प्रिंटफ का पार्ट समझ में आया। कहीं पे भी मतलब अगर मैं यहाँ पे गलती से परसेंट डी दे देता हूं तो क्या होगा, A DD I। तो आई मैंने हटा के परसेंट डी दिया है, तो ADD 10 TION, जहां पे भी परसेंट डी उधर क्या आएगा 10। दूसरे इसमें क्या आ जाएगा फिर 20, और इधर ही क्या आ जाएगा 30। तो ये जो रिजल्ट है तीनों वेरिएबल हो गए। इधर अगर तुम्हें कल को 1% एक्स्ट्रा दे दिया तो गार्बेज, अंडरस्टूड। So this is your first program, addition of
2 नंबर्स। तो हम देखते हैं ट्राई करके। ठीक है, सिंपल है। आईडी वगैरह यूज नहीं करते हैं, टेम्पररी लेवल पे, सॉरी नोटपैड लेवल पे समझते। यस यस। क्या करूंगा मैं इसके लिए, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, विजिबल स्क्रीन ऑनलाइन। सो आई वांट टू राइट माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, वॉइड मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ओके, चलो। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, एक नंबर 1 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैंने एक रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 बना, नहीं करेंगे बाद में, हेडर फाइल वगैरह का सब बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने क्या बोला है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वॉइड मेन यहाँ पे, और नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो अभी ये कोड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे प्रिंट एफ एडिशन इज परसेंट डी, और यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा, रिजल्ट। ठीक है, तो अब ये प्रिंटअप क्या है, फंक्शन। तो प्रिंटअप अगर एक फंक्शन है, तो हम इसको यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कॉल। और अगर फंक्शन को हम कॉल दे रहे हैं, तो फंक्शन का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन होना चाहिए। मैं फंक्शन प्रोसेस तुम्हें लिख के देता हूं थोड़ी देर में। तो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन होना चाहिए। अब डेफिनेशन और डिक्लेरेशन जो है उसका, वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है किधर, बट मुझे बुला के रखना पड़ेगा। बुला के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो जो फंक्शन का डेफिनेशन डिक्लेरेशन अवेलेबल है, वो है stdio.h में, जो कि मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है। लेकिन अभी मैं बिगिनर लेवल पे हूँ, सी प्रोग्रामिंग में हूँ, तो मेरा कंपाइलर मुझको बोलता है कि भाई तुम फ्रेंड अभी न्यू लेवल पे हो, तो तुमने नहीं भी दिया हेडर फाइल, तो भी मैं इम्प्लिसिटली तुम्हें प्रोवाइड करके देता हूं, लेकिन वार्निंग के साथ कि मैं हूं तब तक संभाल ले रहा हूं। बाहर अगर तुम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो वो शायद नहीं संभालेगा। तो फॉर अ गुड प्रैक्टिस तुमने क्या करना चाहिए, हमेशा हेडर फाइल इंक्लूड करनी चाहिए।
अंडरस्टूड। हेडर फाइल हमने क्या की, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड किया। अब मेरे पास ये प्रिंटफ का डेफिनेशन डिक्लेरेशन अवेलेबल है। ये कोड हुआ। अब ये समझेगा कैसे सी की फाइल है। आई विल सेव दिस फाइल एज लेट्स से डेमो डॉट सी, समझे। सो डेमो डॉट सी बोल के मैंने इस फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे ये डेमो डॉट सी फाइल मिली है। क्लियर एवरीवन। अब ये तुम्हारा क्या है, सोर्स कोड। देखो यहाँ पे लिखा है सोर्स फाइल, सी की सोर्स फाइल। तो हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस क्या बोलता है, सोर्स फाइल को भेजना है किधर, सोर्स फाइल को भेजना है किधर, कंपाइलर को। तो उसके लिए कंपाइलर होना चाहिए इंस्टॉल, राइट। उसके लिए कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं और जीसीसी वर्जन, जीसीसी हाइपन हाइपन वर्जन ऐसा कमांड डाल के चेक करता हूं कि मेरे पास कंपाइलर जो जीसीसी की हम बात कर रहे हैं वो इंस्टॉल है क्या। समझ में आ रहा है। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो ये जीसीसी कमांड ही नहीं चलती। समझ में आ रहा है। तो तुमने इंस्टॉल किया अगर है तो तुम्हें यहाँ पे वर्जन का नाम दिख जाएगा, राइट। तो अब मैं आगे के पार्ट कर सकता हूं। मतलब जैसे ही कल मैंने तुमको बोला था, देखो MKDIR, राइट, माय फोल्डर, ऐसा मैंने कुछ ये किया तो हिट किया तो देखो यहाँ पे माय फोल्डर बन गया कि नहीं। तो MKDIR किसका कमांड है, मेक डायरेक्टरी। बट किस कहां से आया, विंडोज है तुम्हारे पास इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो कमांड मिला। उसी तरीके से जीसीसी इंस्टॉल किया तो कमांड मिला। ये कमांड है ना, तो ये कमांड है। तो ये कमांड जीसीसी वाला तुम्हें बोलेगा कि भाई मेरे पास और कमांड है। तो मेरे पास जो कमांड है जीसीसी, और तुम उसको फाइल का क्या दो, नाम। तो जीसीसी और फाइल नेम तुम प्रोवाइड करोगे और एंटर करोगे। तो उस फाइल में अगर कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, उस फाइल में अगर कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है तो क्या होगा, मैं a.exe, a.out का फाइल बनाऊंगा। मतलब क्या फाइल बनाऊंगा, एप्लीकेशन फाइल बनाऊंगा, बाइनरी फाइल बनाऊंगा। और उस ए फाइल को तुम यहां पे रन करते ही तुम्हें तुम्हारा आउटपुट मिलेगा। समझे। इस ए फाइल को रन करते ही तुम्हारा आउटपुट मिलेगा। पर तुम बोलोगे कि अभी मेरे पास वापस एक डेमो 2 नाम का फाइल है, उसको कंपाइल करते हो तो तू ए ही फाइल बनाता है, फिर पहले ए को ओवरराइड कर देता है, राइट। फिर मैं ये तीसरी फाइल चाहता हूं तो तीसरे को ओवरराइड कर। बट इससे अच्छा मैं उसको बोलता हूं कि एक पैटर्न फॉलो कर, जिस नाम से मेरा फाइल है उसी नाम से मेरा EXE बनाते जा। तो फिर वो बोलेगा कि कमांड उस तरीके से दो ना। तो बोलेगा कमांड इस तरीके से दो कि GCC डेमो डॉट सी हाइपन ओ, और यहां पे उस फाइल का EXE वाला नाम क्या होना चाहिए वो दो। तो जो मैं EXE बनाऊंगा अभी उस नाम से बनाऊंगा, राइट, एप्लीकेशन फाइल। और इस एप्लीकेशन फाइल को रन करके तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। बट अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे गया वापस नोटपैड में, मैं यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया, ठीक है। मैं वापस आया, यहाँ से CMD ओपन किया, मैं बोला GCC डेमो डॉट सी हाइपन ओ, और एक डेमो नाम का फाइल बना। क्या होगा, एरर आएगा। वो बोलेगा भाई एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर ये सब। फिर क्या करूंगा, वापस वापस नोटपैड पे जाओ, वो फाइल ओपन करो, उधर वो सेमीकोलन डालो। और तो और नोटपैड पे मुझे ये सब दिक्कतें हैं, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे, कौन सा वेरिएबल है कौन सा फंक्शन है, ना मैं एक ब्रैकेट दे रहा हूँ वो दूसरा क्लोज हो रहा है, सारा मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, राइट। कमांड्स भी मुझे डालने पड़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मुझे अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो मुझे बोलता है कि भाई तू भी सोर्स कोड लिखने पे फोकस कर, लॉजिक लिखने पे फोकस कर, वो जो कंपाइल रन वाला पार्ट, वो सारे बटन्स वगैरह हम तुझे अवेलेबल करके देते हैं। तो दिस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आई नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद सम फीचर्स। तो उसके लिए हमें लगेगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हम ये IDE इंस्टॉल की,
तो अब आईडीई इंस्टॉल करना है तुम्हें, सिर्फ कंपाइलर अलग से क्यों नहीं इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब तुम ये आईडी इंस्टॉल करने जाते हो तो इसके साथ बिल्ट इन कंपाइलर अवेलेबल है, तो कंपाइलर का पाथ सेट करना वगैरह वो सारा करके रख देता है। लेकिन तुम्हें जनरल नॉलेज होना चाहिए कि अगर मेरे पास नोटपैड है, सिर्फ कोई आईडी वगैरह नहीं है, तो फिर मुझे कंपाइलर बाहर से इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कंपाइलर नहीं है मेरा फाइल कंपाइल नहीं हो सकता, उसका बाइनरी नहीं बन सकता। ठीक है, तो फिर आईडी ओपन किया, आईडी ओपन करने के बाद यू विल गो टू न्यू, यू विल गो टू सोर्स फाइल, सोर्स फाइल में अब चाहिए तो मैं इधर का ही पार्ट कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, बट यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कौन सा वेरिएबल है, कौन सी स्ट्रिंग है, राइट। और तो और तुम इस तरीके से काम करने जाओगे तो लेट से तुमने बोला वॉइड मेन, तो अब अगला ब्रैकेट अपने आप क्लोज होगा, अगला ब्रैकेट अपने आप क्लोज होगा, इंडेंटेशन देगा, चार चार लाइन छोड़ेगा बराबर, समझे। हियर आई विल गो विथ इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, हाँ शॉर्टकट तो है बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर गो विथ प्रॉपर फ्लो, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, देन इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहाँ पे तुम बोलोगे प्रिंट एफ। हाँ, और ठीक है ना, एरर आ जाता अपने को, इतना टेंशन नहीं लेने का उसका। अभी ये ऐसे करता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एडिशन इक्वल्स टू परसेंट डी बोल के रिजल्ट बोल देता, और फिर इस फाइल को सेव करता, डेमो 1 डॉट सी, या डॉट सीपीपी नहीं, डॉट सी से स्टोर करना है। और अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, ये बोल रहा है सिर्फ कंपाइल करना है तो, सिर्फ रन करना है तो, या फिर कंपाइल एंड रन करना है तो लेट से मैं कंपाइल के पास जाता हूं, तो अब तुम्हें एरर आ ही जाता। क्या एरर आता, तो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 अनडिक्लेयर्ड, राइट, नंबर 2 अनडिक्लेयर्ड, डिड यू मीन एनो, राइट, तो डिड यू मीन एनो, तो उसने तुम्हें बस उतना हिंट दिया है, तो तुमने उसको बोलना चाहिए नो आई डोंट मीन एनो, मुझे यहाँ पे एनो टू चाहिए। वो तो तुम्हें गाइड कर रहा है कि भाई डिक्लेयर ये किया था, यूज ये कर रहा है, तो इस तरीके से करो कि जो तुम NO2 की बात कर रहे हो डिक्लेयर नहीं है, तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। तो एरर्स आते हैं तो आने दो, जितने मैक्सिमम एरर आएंगे उतने अच्छे तुम डेवलपर बनोगे। एरर के साथ डील करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटीजर ए बोला, और अब इसको मैं कंपाइल किया, ठीक है, या इस केस में कहाँ पे आया एरर, लाइन नंबर 5 पे, और तुम पूरा दिन फिर लाइन नंबर 5 ही ढूंढते रहते हो कि लाइन नंबर 5 पे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इस केस में तुमने क्या करना चाहिए, तुमने कंपाइलर के पास जाना चाहिए, एरर पढ़ना चाहिए, एरर पढ़ के तुमने पूछना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो एरर सिंपल बोलेगा लाइन नंबर 5 पे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ, तो बिफोर प्रिंटफ, तो प्रिंटफ का बिफोर मतलब ये वाला पार्ट ना, प्रिंटफ का बिफोर मतलब लाइन नंबर 4, समझ में आ रहा है। तो जब तक तुम वो पढ़ोगे नहीं तुम्हें समझेगा नहीं, क्लियर। तो जितने एरर आते हैं आने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। तो दिस इज हाउ यू विल कंपाइल एंड रन, और यहाँ पे तुम्हें, तो अब वो आईडी जो क्या नोट पैड वाला सिंपल है, ये वाला सिंपल है, यहाँ पे मेरा मेन फोकस कोडिंग पे है ना सिंपली। तो जो भी काम करेंगे हम आगे से दैट विल बी ऑन आईडी। बस नोट पैड का तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कि नोट पैड पे कर सकते हैं, नोट पैड पे ट्राई करके देखो वो सब चीजें, एंड देन आईडी तो है तुम्हारे पास। अब ये आईडी वार्निंग देके रखा है, आईडी बोल रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ, राइट, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ इंक्लूड stdr.h, या फिर तुम डिक्लेरेशन प्रोवाइड करो, दोनों में से। क्यों वार्निंग क्यों दिया है सिर्फ,
क्योंकि उसका कहना है अभी मैं इम्प्लिसिट दे रहा हूं लेकिन आगे जाके फेल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। तो मेरा कोड अभी 0 एरर्स और 0 वार्निंग्स के साथ कंपाइल होगा। एरर 0, वार्निंग 0। समझ में आ रहा है? और इसी तरीके से होना चाहिए। आई कैन शो यू द प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। मैं क्या करता हूं, ये stdio डॉट एच हटाता हूं और यहाँ पे ये कोड तुम्हें रन करके दिखाता हूं। रन हो रहा है। अब यही कोड मैं उठाता हूं और ऑनलाइन सी कंपाइलर के पास लेके जाता हूं। ऑनलाइन सी कंपाइलर में मैं ये कोड पेस्ट करता हूं और इसको रन करता हूं। तो ये मुझे क्या करेगा, सीधा ही एरर दे देगा। सीधा ही क्या करेगा, एरर दे देगा। वो बोलेगा एरर, प्रिंटफ कहाँ है मुझे पता नहीं है। तो फिर अगर मैं मेरा कोड यहां से ही प्रोजेक्ट, तो अगर मेरे प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे ही क्या करता हूँ, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच करके रखता हूँ और अब इसको मैं एरर फ्री और वार्निंग फ्री रखा हूँ। और अब अगर मैं आके इसको ऑनलाइन कंपाइलर में कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ये कोड चलेगा और मुझे उसका रिजल्ट भी दे देगा, एडिशन इज 30। तो दैट इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि वो इम्प्लिसिटली तुम्हें वहां पे बस वार्निंग देके रखा है कि भाई मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई दूसरा देगा इसकी गारंटी नहीं है। तो फॉर अ गुड प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हेडर फाइल इंक्लूड करनी चाहिए। तो मैंने मैंडेटरी नहीं बोला है, लेकिन किसके लिए नहीं है मैंडेटरी, सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो भी किसी फ्यू फंक्शंस के लिए। सीपीपी में मैंडेटरी है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो ये पार्ट क्लियर है क्या, पहला प्रोग्राम कैसे लिखना है या क्या करना है एवरीवन ऑनलाइन? सो एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो एक पार्ट लिख के देता हूं। आई होप इंस्टॉलेशन आर डन। किसी को दिक्कत है इंस्टॉलेशन में? किसी को इंस्टॉलेशन में दिक्कत है क्या? है तो बोलो, डोंट वरी। अगर किसी को प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन में तो लेक्चर के बाद बात करो, स्क्रीन शेयर करके मैं सॉल्व करके देता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और ऑफलाइन में तुम यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ बेटा, वही मैं पूछ रहा हूँ कि लेक्चर के बाद बताओ। तो आई शेयर योर स्क्रीन, आई विल गाइड यू। जो तुम्हें लिंक दी है वो डाउनलोड करके रखो। आईडी वाला जो है, जिन्होंने नहीं किया है वो डाउनलोड करके रखो। ग्रुप पे आया है ना तुम्हारे लिंक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट प्रोग्राम लिखना, या एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन तक का तो क्लियरिटी है सब। अब ये जो दो ऑपरेटर है, डिवीजन और मॉड, इनका डिफरेंस समझो। 10+2 कितना? 12। 10 - 2, 10 × 2, 20। 10 ÷ 2, 10 mod 2, 10 mod 2, 0। तो डिवीजन और मॉड का डिफरेंस ये है कि जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा
10, नीचे क्या बचा 0। तो डिवीजन विल गिव यू क्वेश्चन एंड मॉड विल गिव यू रिमाइंडर। क्लियर? मॉड विल गिव यू रिमाइंडर मतलब ही अगर ये ऐसे होता 11 डिवाइडेड बाय 2, राइट, तो ये 5.5 नहीं आता, ये क्या आता 2 5 10 और नीचे क्या बचता 1। तो डिवीजन विल ऑलवेज गिव यू क्वेश्चन, मॉड विल गिव यू रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या मिलता तुम्हें, तो इंटीजर्स के साथ तुम अगर डिवीजन करते हो तो पॉइंट में आंसर नहीं आता, इंटीजर में ही आंसर आता है। तो डिवीजन है तो क्वेश्चन मिलेगा, क्या मॉड है तो रिमाइंडर मिलेगा। पर अगर ये 11.0 होता और मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करता तो फिर मुझे आंसर मिलता 5.5, क्योंकि ये फ्लोट के साथ डिवीजन किया है। तो फ्लोट के साथ डिवीजन किया है तो फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगा तुम्हें, तो इसलिए पॉइंट में आंसर मिलेगा। और अगर फिर तुम मॉड 2 करने जाते हो, 11.0 मॉड 2 करने जाते हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि फ्लोट के साथ मॉड नहीं हो सकता। फ्लोट के साथ सिर्फ क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। सॉर्टेड? क्लियर है? समझे क्या? मॉड और डिवाइड इसी बेसिस पे तुम लॉजिक लगा सकते हो, इसी बेसिस पे तुम बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई तुम्हें एक नंबर दिया गया है 25, तो हमें इस नंबर की क्या चाहिए, सम चाहिए। मतलब जो भी नंबर दिया है उस नंबर की मुझे क्या चाहिए, सम। मतलब 2 + 5 7 करना है मुझे। तो 2 + 5 7 करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हैश इंक्लूड stdr.h वॉइड में इनकोड लिखना शुरू करूंगा क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलने से पहले मैंने क्या करना चाहिए, पेन पेपर पे रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए। कि भाई पेन पेपर पे रिक्वायरमेंट समझनी चाहिए कि हमें क्या करना पड़ सकता है इसमें, कि एक हमारे पास नंबर तो मिल गया जिसमें क्या है 25, तो इसमें से हमें अगर सम करनी है तो 5 को अलग करना पड़ेगा, जगह लगेगी, राइट। 2 को अलग करना पड़ेगा, जगह लगेगी। तो मैं R1 और R2 बोल सकता हूं। समझ में आ रहा है? फिर इन दोनों की सम करनी है और उसको कहीं पे स्टोर करना है तो जगह लगेगी। तो मैं एक सम, मतलब कितने वेरिएबल मुझे लगने वाले हैं इसका मुझे आइडिया आ गया। अभी कोड में बाद में लिखूंगा उसको, उसका मुझे आइडिया आ गया ना, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो रिक्वायरमेंट है मुझे किसकी, एक R1 की, एक R2 और एक सम। बाद में तुम वो ऑप्टिमाइज करो कि सर वो कभी बाद में यूज नहीं हो रहा, वही वेरिएबल यूज करूं क्या वगैरह वगैरह, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल वो लेंदी प्रोसेस से भी जाते हैं, तो मुझे इतने वेरिएबल्स की जरूरत है। फिर अब R1 में मैं चाहता हूं कि मुझे 5 मिले, R1 में मैं चाहता हूं कि मुझे 5 मिले, तो 5 कैसे निकालूंगा मैं? मतलब मेरे पास ये 25 है, मेरे पास ये 35 है, मेरे पास ये 45 है, मेरे पास ये 56 है, मेरे पास ये 72 है, राइट, मेरे पास ये 83 है। तो मुझे ये हर एक नंबर्स का लास्ट का डिजिट चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये 80 को 20 से मॉड करके देखता हूं, 20 से। तो 20 से मॉड करूंगा तो मुझे लास्ट में 3 मिलेगा। 24 जा 80 और बचेगा 3। 22 जा, क्या सॉरी 21 जा 20, नीचे क्या बचेगा 5। मतलब यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 15, क्योंकि 35 को मॉड करूंगा 20 से तो बचेगा नीचे 15, तो 20 भी इनवैलिड है। फिर मैं यूज करता हूँ 5, फिर मैं यूज करता हूँ 5। क्लियर? तो 5 यूज करता हूं तो 83 को 5 से मॉड किया मैंने, नीचे 3 बचा, चलेगा। 25 को किया, 0 बच गया, तो 5 भी फेल गया। 5 से भी अगर किसी नंबर को मैं मॉड कर रहा हूं तो परफेक्टली मुझे उसका यूनिट प्लेस नहीं मिलता है, तो फिर मैं 10 ट्राई करता हूं। 80 को मॉड किया 10 से, कितना मिला 20 को किया कितना मिला 35 को किया कितना 5 6 और 2। मतलब किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से मॉड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यूनिट प्लेस, राइट।
यूनिट प्लेस मिलता है ना, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई नंबर को मॉड करो 10 से, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा जो अभी डमी में है उसको स्टोर करो किसमें, R1 में। क्योंकि जब ये इनिशियली बने तब इनके पास क्या था, अब इस लाइन पे आने के बाद R1 में क्या आ गया, 5। R1 में क्या आ गया, 5। तो R1 में 5 आने के बाद अब मेरा कहना क्या है उसको, R1 में 5 आने के बाद मेरा कहना है कि R2 में भाई मुझे 2 चाहिए, तो मतलब मुझे वो 100 क्या 10th प्लेस चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 को जब मैंने डिवाइड किया 10 से, तो 10 टू द 20 नीचे बचा है 5, मतलब 10 को जब मैं 25 को जब मैं 10 से मॉड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर मिलता है, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नंबर में कितना है अभी, मेमोरी में देखो 25, तो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ कितने से, तो मुझे मिलेगा मतलब 2 मिलेगा। वो मुझे रखना किधर है, R2 में, क्योंकि R1 में नहीं रख सकता, उसमें ऑलरेडी 5 है, तो R2 में रखा मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। अब मेरे पास 5 भी आ गया और 2 भी आ गया, तो सम क्या होगा मेरा, सम इज इक्वल टू R1 प्लस, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द सम ऑफ 25 इज 7, क्योंकि मेरे पास 25 भी है, मेरे पास 7 भी है। सॉर्टेड, एवरीवन क्लियर है क्या। तो इस तरीके से लॉजिक लगेगा। तो ये लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है, पहले मेमोरी से समझो, पहले पेन पेपर पे समझो, और फिर उसको कोड में प्लॉट करो, या फिर तुम्हारे पास कोड है तो उसको मेमोरी से ट्रेस करो, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास। लेकिन पहले क्या होना चाहिए तुम्हारा प्रोसेस, कि पहले मैंने बहुत देर ट्राई किया, पैटर्न बनाने का सोचा, पेन पेपर पे सोचा, फिर कोड में इंप्लीमेंट किया, नहीं क्लिक हो रहा है मुझे सर, बहुत देर ट्राई किया, फिर मैं क्या किया, गूगल पे जाके एक कोड रेफर किया, वो कोड रेफर करने के बाद इस तरीके से मेमोरी डायग्राम से जाके समझा कि उसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्लियर। और वो प्रोसेस समझते वक्त मेरा लॉजिक भी धीरे धीरे बिल्ड होगा। लॉजिक बिल्डिंग टेक्स टाइम, लॉजिक बिल्डिंग ये 1 महीने या 2 महीने की प्रोसेस नहीं है, इसको सालों लगते हैं, राइट। तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ बस एक ही फैक्टर पे मेजर करनी होती है, कल से मेरा आज बेटर है क्या, कल मुझे इतना समझ में आ रहा था, उससे आज +1 तो भी बेटर है क्या, बाजू वाले ने 10 किए, असाइनमेंट 20 किए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल 5 किए थे, आज मैं 7 कर पा रहा हूँ, 8 कर पा रहा हूँ, 10 कर पा रहा हूँ, मेजर ऑन दैट पार्ट। लॉजिक बिल्डिंग के लिए कोई टीचर तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूं, क्योंकि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है लोगों का। क्या है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम, कि सर हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं बट हमारा लॉजिक ही नहीं लगता है। कितने लोगों का है ये प्रॉब्लम, कंसेप्ट समझ में आया बहुत अच्छे से, लेकिन लॉजिक नहीं लग पा रहा है। अभी एग्जांपल बहुत अपग्रेड होते जा रहा है डे टू डे, तो सिंपल रिलेट करके बताना। फजल या एली कुछ लास्ट टाइम किसी ने करेक्ट किया था, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ये, और वो मेरे को चालू सेशन में बोलता है नहीं नहीं सर वो एली नहीं ईएल होता है, या ईएल नहीं एली होता है। मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तेरे को समझा ना, मैं पजल की बात कर रहा हूँ करके। कहाँ स्पेलिंग में पढ़े हो इतना कि उसका स्पेलिंग ये होता है वो होता है, ठीक है। तो क्लास किसका ले रहा हूँ मैं, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ क्या, फिर समझो उतना वो चीज, ठीक है। तो पजल, पजल गेम खेले हो, तो पजल गेम इंस्टॉल करने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, ये 54th लेवल सॉल्व करो, होगा, होगा क्या, होगा ना, क्यों नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इतने आसानी से होगा क्या। फिर क्या करोगे तुम, हमेशा फर्स्ट लेवल से शुरू करते हो, और फिर सॉल्व करते करते 54th कब पार होता है कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तो जब ये तुम पजल का पहला लेवल खेलने गए तब तुम्हें रूल्स बताए गए थे, तो 54 पे आने के बाद ये रूल हटाए नए रूल लाए, ऐसा है क्या। फिर रूल तो वही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 54 तक आने तक एक दो रूल उन्होंने एक्स्ट्रा का ऐड कर लिया, लेकिन पुराने रूल नहीं हटाए ना।
पुराने रूल हटाए क्या? नहीं। तो फिर तुम ये प्रैक्टिस से सॉल्व करते करते आए 54 तक गए, उसके बाद तुम गए 57 पे। यहाँ पे स्टक हो आधे घंटे से, यहाँ पे तुम आधे घंटे से स्टक हो, क्या करते हो तुम लोग फिर? ट्राई किया तुमने बहुत, क्या करते हो? गलत है, फिर तुम गिव अप कर रहे हो, बंद कर रहे हो। क्यों बंद? मतलब वेरी रॉन्ग है फिर आंसर तो। बंद कैसे करोगे ना, आगे लेके जाना है, लेवल कंप्लीट करना है तुम्हें, तुम्हें मास्टरी करनी है उस गेम में, राइट? तो 57th लेवल पे क्या करते हो? प्रीवियस लॉजिक अमोल बोल रहा है वो भी करेक्ट है। कुछ लोग 56 लेवल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग 58 लेवल पे जाते हैं, अगर वो कुछ गेम ने अलाउ करके दिया तो, राइट? कि गेम वो 2-3 लेवल ओपन करके रखता है ना, तो वो खेलते खेलते कभी कभी मुझे 57 का लॉजिक क्लिक होता है, फिर भी नहीं क्लिक हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ? हिंट लेता हूँ, रेफरेंस लेता हूँ, हिंट लेता हूँ। तो हिंट के लिए मैं गया यूट्यूब के पास या जीपीटी के पास, और उसने मुझे पूरा लेवल खेल के दिखाया, और वो लेवल खेल के दिखाने के बाद वो एक आंसर दे दिया मुझे। तो क्या मैं वो आंसर पूरा उठा के इस 57th लेवल में डाल के आगे बढ़ता हूँ? नहीं। क्या करते हो फिर? आंसर दे दिया उसने यूट्यूब ने, तुमने 57th लेवल में डाल दिया और आगे बढ़ गए, लेवल में डाल दिया आगे बढ़ गए। ऐसा करते हो क्या? क्या करते हो फिर? तुम, इसने जो बनाया, इसने जो हिंट दिया, तुम एक बार खुद खेल के देखते हो ना, खुद खेल के देखते हो और ये काम करते हो, और फिर आगे बढ़ते हो। कुछ लोग एक बार वो देख के खेलते हैं, एक बार बिना देखे खेल के देखते हैं। अब मैंने प्रोवाइड किया है तुमको पहला असाइनमेंट, और ये है तुम्हारा 54th असाइनमेंट। मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्व करो, नहीं होगा सॉल्व। छोटे छोटे प्रोग्राम से अगर तुम करते करते जाओगे तो वहां तक पहुंचोगे। तो टीचर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया है, वो कंसेप्ट इधर चेंज हो रहा है क्या आके? नहीं। एक्स्ट्रा का एक दो कंसेप्ट ऐड होता होगा, बट चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना। तो फिर जब तुम गेम इंस्टॉल करते हो तो गेम वाले तुम्हें गाइडलाइंस देते हैं, देखो कि ये 3-4 लेवल खेल के दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे खेलना है, और फिर हाथ छोड़ देते हैं ना तुम्हारा। तो वही हम टीचर लेवल पे कर सकते हैं, पहले 3-4 लेवल तुम्हें खेल के दिखा सकते हैं, असाइनमेंट करके दिखा सकते हैं, आगे के तुम्हें ही करने हैं ना स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे किए तुम, और आके तुम 57th लेवल पे असाइनमेंट पे स्टक हुए, तो तुम क्या करते हो? रेफरेंस के लिए यूट्यूब या जीपीटी के पास जाते हो। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है। लेकिन इसने आंसर देने के बाद तुम वो आंसर इधर कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ जाते हो। इधर जैसे इंटरनली तुम्हारा आया कि नहीं नहीं हम खेल के देखते हैं, इधर कोई एग्री नहीं कर रहा है कि हम वो ट्रेस करके देखते हैं। इधर सब लोग बोलते हैं कि चलो असाइनमेंट, क्योंकि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ये चीज जो तुम कर रहे हो पजल खेलना, और ये चीज जो तुम कर रहे हो असाइनमेंट सॉल्व करना, इसमें एक चीज का डिफरेंस है, वो है क्या? इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? इसमें तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो तुम इसको इस लेवल की तरह नहीं कर पाओगे मैच। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द फैक्ट। तो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, ये जो तुम्हें क्या आंसर सॉल्व करके दे रहा है, तो तुमने वो आंसर लेने के बाद खुद खेल के देखना चाहिए, मतलब खुद ट्रेस करके देखना चाहिए, एक बार वापस सॉल्व करके देखना चाहिए, राइट? यहां तक क्लियरिटी है क्या एवरीवन? तभी तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग धीरे धीरे बिल्ड होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपग्रेड हुआ है लास्ट बैच में, एग्जांपल ये हुआ कि अब ये सब लोग यही फेस करते हैं कि मैंने असाइनमेंट 1 पहले सॉल्व किया था सारे कोड, राइट? और सर मैं जब असाइनमेंट 1 वापस सॉल्व करने गया तो मैं सब भूल जा रहा हूं, और उसका तुम टेंशन ले रहे हो कि मैं सब भूल जा रहा हूं, राइट? तो इसको रिलेट करो। मैंने एक गेम एक दिन पहले खेला था, आज मैं वो गेम खेलने गया और मुझे वो गेम नहीं मतलब मैंने ये लेवल पार की थी ना, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा दूसरे दिन कि धड़ाधड़ मैं वो आंसर डालू और लेवल में आगे बढ़ू? इधर मैंने रट्टा मारा है, पजल में रट्टा मारा है क्या मैंने? पजल में रट्टा नहीं मारा है ना, तो कोड में क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं रट्टा मारू? इधर कोई कंपलसन है क्या कि ये अगली बार मैं सॉल्व करने आऊं तो ये कोड मुझे आना ही चाहिए? नहीं ना। पजल में नहीं करते हो तो कोड में क्यों करोगे ना तुम? कि मैं प्राइम नंबर का कोड किया, एक बार मेरा वो हो गया था रन, दूसरी बार में गया तो मुझे वो लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है, तो नहीं होना चाहिए ना। पहली बार दूसरी बार में क्लिक हो रहा है, मतलब तूने रट्टा मारा है। समझ में आ रहा है? याद किया है वो लॉजिक, और तुम टेंशन ले रहे हो
लेवल 1 नहीं सॉल्व करते आया तो टेंशन लेते हो क्या लाइफ में कभी पजल का? क्या अरे कल ही तो पजल सॉल्व किया था, आज क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा टेंशन लेते हो क्या? तो कोड में क्यों तुम टेंशन लेते हो फिर? तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये गेम अगर मैं पहले खेल चुका हूं, तो अगली बार जब मैं ये गेम खेलने आता हूं, तो लेवल 1 को मुझे पहले अटेम्प्ट में 30 मिनट लगे थे, इस बार मुझे 20 ही मिनट लगे। तो जब ये मैंने कोड सॉल्व किया था पहली बार, मुझे बहुत टाइम लगा था। दूसरी टाइम में जब मैं आया तो थोड़ा कम टाइम लगा है। तो मैं तीसरी टाइम में जब आऊंगा तो और कम लगेगा। मैं चौथे टाइम में आऊंगा, पर चौथा पांचवा छठवां टाइम मैं ये डिसाइड करूंगा कि सच में इतना वर्थ है क्या वो कोड, कि मैं उसके पास 5 बार खेलूं। सच में लेवल इतनी वर्थ है क्या कि मैं इसमें 5 बार खेलूं? या इससे अच्छा मैं वो पार हो गई तो आगे बढ़ते बढ़ते जाऊं और मल्टीपल लेवल्स खेलता रहूं, ताकि मैं एक्सपर्ट बन सकूं उसमें। तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुम क्या कर रहे हो, इसको कहीं पे एग्जाम में बताना है या कोई पूछेगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इस तरीके से पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा लॉजिक कभी बिल्ड नहीं हो। तुमने लॉजिक बिल्डिंग को एकदम फ्रीली लेना चाहिए। गाने सुनते सुनते कर रहे हो तुम, राइट? कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं होती है उसमें। इसी तरीके से लॉजिक बिल्ड होता है। एंड वन थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट कि वो 1 या 2 दिन की बात नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग को 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने लगते हैं। आज ये कोर्स स्टार्ट हुआ, तो आज से भी अगर तुम रोज एक एक दो 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 तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो तुम कोर्स एंड तक उस लेवल तक पहुंच सकते हो। कंसेप्ट पे फोकस करोगे, राइट? तो मेरा वो कहना है कि इधर तुम कुछ गिव अप की बात नहीं करते हो, इधर स्ट्रेस की बात नहीं करते हो, तो फिर तुम इधर स्ट्रेस की बात क्यों कर रहे हो ना? पजल खेलना, कोड लिखना सेम ही है। उसमें भी लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है। आई एम टॉकिंग अबाउट पजल गेम, इसलिए मैं पबजी नहीं बोला, इसलिए इधर, ठीक है? जिधर कोई दिमाग लगाने वाली बात है, शांति से। पबजी में शांति से दिमाग नहीं लगता है, अरे आया आया पकड़ पकड़ ये कर, एंजाइटी बढ़ती है तुम्हारी उससे। वो गेम मत खेलो। एंजाइटी जो रिलीज करे वो गेम खेलो शांति से, जहाँ पे प्रेशर नहीं है। टेम्पल रन खेल रहे हो, एंजाइटी क्या होती है? बढ़ती है। गिरूंगा मैं अभी ऐसे, तो क्या है उसमें? अचीव कर रहे हो क्या? कुछ लॉजिक बिल्ड हो रहा है क्या तुम्हारा? ऐसा 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 चल रहा है बस। तो पजल गेम्स, एप्टीट्यूड सॉल्विंग, कॉन्ट्स वाला पार्ट है, या सुडोको वाला है, इसने भी यही बोला ऑनलाइन में। सुडोको है, लेकिन सुडोको है, दिन भर मैं सुडोको ही खेल रहा हूँ, चलेगा? चेस है, मैं दिन भर चेस ही खेल रहा हूँ, नहीं ना। वेरिएशन होने चाहिए ना उसमें, थोड़ा 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 थोड़ा। तो ये सब चीजें तुम्हारा लॉजिक बिल्ड करेगी, और ये इंप्रूव होता है। अगेन, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बचपन से होशियार है। बचपन से होशियार है तो बस इतना ही डिफरेंस है तेरे और उसमें, कि उसका पहले अटेम्प्ट में 5 मिनट में होता है, तुझे 30 मिनट लगते हैं। तो तुझे ये 30 का 5 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। क्योंकि तेरे दूसरे एफर्ट में तू 25 पे आ रहा है, तीसरे एफर्ट में 20 पे आ रहा है, तो उसको एक बार करना पड़ता है, तुझे 5 बार करना पड़ेगा, तब जाके तू उसके लेवल पे आएगा। अगर तू कंपेयर ही कर रहा है तो तुझे एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उधर तू ये नहीं बोल सकता कि वो क्या है, वो उसका 1 में हो रहा है, मेरा भी 1 में ही होना चाहिए। नॉट पॉसिबल। दैट एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। सो कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल। कल से आज बेटर है क्या? एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही पार्ट लेके आते हैं। और कोई कल को तुम्हें बोल भी देगा कि हाँ मैं तेरा लॉजिक बिल्डिंग सुधारूंगा, ऐसा नहीं होता है। कोई टीचर किसी का लॉजिक बिल्डिंग नहीं सुधार सकता है। ऐसे खेल खेल के मैं तुम्हें 100 असाइनमेंट खेल के दिखाता हूँ, उससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। मतलब 54th लेवल, 57th लेवल तुमने यूट्यूब से आंसर कॉपी करके एक ही, ऐसे करते करते तुमने 1000 लेवल भी पार कर ली, तो तुम आज भी 56 पे ही हो एक्चुअली, देखा जाए तो 7 भी सॉल्व नहीं हुआ तुम्हारा। समझे? तो क्या फायदा है उस चीज का फिर? तो वो होना चाहिए। कल को मैं 1000 लेवल पूरे ईमानदारी से सॉल्व करता हूँ, तो कल को मैं कहीं पे पोस्ट करूंगा, तो मुझे एटलीस्ट ये लगेगा ना, यही कॉपी करके लिए, तो मुझे ही शर्म आएगी ना थोड़ी बहुत, कि मैं लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ कि मैंने ये कंप्लीट किया, वो कंप्लीट किया। ईमानदारी से किया है तो अपने को पता होता है अंदर से, राइट? क्लियर है? लॉजिक बिल्डिंग वाला ये सिनारियो क्लियर है क्या? इससे भी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि मैं दूसरे दिन कोड भूल गया। कोड याद ही नहीं करना है, वही मैं बोल रहा हूँ। कोड याद क्यों करना है? कोड कौन याद करता है? तो भूलने वाला पार्ट नहीं है कि मैं अगली बार आता हूं तो लॉजिक, तो तुम क्या हो रहा है ना, तुम वो समझ नहीं पा रहे हो, तुम अलग चीजों पे डिमोटिवेट हो रहे हो। ठीक है? तो हमारा कहना यह है तुमको यहाँ पे, कि तुम्हें अगर हमारे पढ़ाए हुए कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं,
राइट, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ये लॉजिक बिल्डिंग तुम कर लोगे अगर एफर्ट्स लेते हो तो। इसलिए हम गारंटी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम बस कंसेप्ट समझा सकते हैं, प्रैक्टिस करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में है। तो वो हम करवा के भी नहीं ले सकते, लेना भी है तो मैक्सिमम क्या 10 असाइनमेंट 20 असाइनमेंट, कल को मैं दे देता हूँ 100 असाइनमेंट टारगेट बोल के, क्या करोगे तुम, प्रेशर में करोगे, और प्रेशर में तुम यही करते हो फिर कॉपी पेस्ट करना, ये लाके देना। तो इसलिए वी आर नॉट इवन गिविंग एनी डेडलाइंस। डेडलाइन इसलिए होती है बस कि तुम काम करो टाइम पे। मतलब अभी इसको फॉर एग्जांपल डेडलाइन दिया है कि 10 असाइनमेंट करने का, तो बोल रहा है कि नहीं सर मेरे से 5 ही होंगे, तो आई एम ओके विद दैट। बट ये किस दिन बोल रहा है, डेडलाइन के दिन बोल रहा है कि नहीं नहीं वो मुझे समझा नहीं था, देन दैट इज रॉन्ग। जिस दिन देता हूं उसके दूसरे तीसरे दिन ही उसने बोलना चाहिए कि सर ये थोड़ा स्लो होगा मेरा, मैं डेडलाइन पे नहीं दे पाऊंगा, बट मैं कर रहा हूँ काम। तो इसमें मेरा कंसर्न क्या है कि हाँ वो कर रहा है, कल को मैं 2 फॉलोअप उससे ज्यादा ले सकता हूँ, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ, उतना ही डिफरेंस है। ये कॉलेज वाला जो कचरा है कि असाइनमेंट करो ये करो वो करो, हम तो पहली बार, मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हम तो पहली बार वो नोटबुक में भी नहीं ले रहे लिख के कि सबमिट करो ताकि हम रद्दी में बेच के पैसा कमाएं। एवरीथिंग इज डिजिटल, तुम तुम्हारे गिटहब पे डालो तुम्हारे लिए। ऐसे होता पेन पेपर पे होता तो मैं रोज 10-20 असाइनमेंट देता, सबमिट करो नोटबुक्स, फिर मैं रद्दी में बेचूंगा उसको। थीसिस बनाए थे मैंने कॉलेज में, वो मेजर प्रोजेक्ट वगैरह होता है, फिर 3-4 थीसिस बनाने पड़ते, एक गाइड को, एक एचओडी को, एक टीचर को, एक उसके बेटे को, एक उसके पड़ोसी को, सबके लिए एक थीसिस का कॉपी बनाना पड़ता है, और कोई पढ़ता नहीं है उसमें। एक दिन तो हमारे सामने ऐसे उन्होंने ऐसे वो क्या गाड़ी पे लेके गए थे, बहुत बुरा लगा था। मतलब हमें कितना वो इधर से जेरोक्स जाओ ये करो वो करो, ऐसा ही प्रिंट चाहिए, फॉन्ट ही इतना चाहिए, वो ही इतना चाहिए, कुछ लेना देना नहीं है उस चीज का। लेना देना है उस चीज का कि ये फॉन्ट बताना ये बताना वगैरह, उसका भी वाय होता है कि ये क्यों चीजें समझनी चाहिए तुम्हें, अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए क्या। लेकिन तुम्हें वाय नहीं समझा रहे वो, तुम्हें वो बोल रहे हैं बस ये करके लाना है, तो वेस्ट ऑफ है ना, फिर वो वेस्ट है, एफर्ट्स वेस्ट है तुम्हारे वहाँ। तो वो पार्ट है। तो कॉलेज जैसा यहाँ पे कोई सिनारियो नहीं है। तुम्हें लगता है असाइनमेंट में डिले हो रहा है, तुम क्या करो, बाद में आके हमसे आके बात करो। बस हमारा वो कंसर्न है कि भाई ये बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए वो डेडलाइन होती है, ताकि हम उस दिन तो भी चेक करें कि तूने किया क्या। हाँ, तूने अगर ऐसे किया है कॉपी पेस्ट करके, तो आई कैन नॉट हेल्प इन दैट। मॉक के दिन में चेक करूंगा, मॉक के दिन पता चलेगा कि इसने प्रिपेयर नहीं किया है, क्योंकि उधर तो कॉपी नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट लेके करो। मेरा यहाँ तक, यहाँ ये तुम्हें गारंटी है मेरी कि कंसेप्ट तो मैं इस लेवल पे समझाऊंगा कि दूसरा दुनिया में तुम्हें कोई नहीं समझाएगा इतने डेप्थ में। राइट, तुम कहीं भी जाके मुझे यूट्यूब चैनल ढूंढ के भी लाके दो कि सर ये आपने पढ़ाया था, उससे भी बेस्ट कोई पढ़ा था। तो कंसेप्ट की मैं गारंटी ले सकता हूँ, 100% गारंटी जो बोल रहा हूँ मैं। राइट, असिस्टेंट की गारंटी में दे सकता हूँ कि आके मेरे से बात करो, आधी रात को मैसेज करो, वी विल सॉल्व योर डाउट्स। बट 100% प्लेसमेंट गारंटी का स्कैम स्कैम ही है, और वो बोलने वाला चाहिए कोई ना कोई कि ये स्कैम है कर। पहले दिन आके 2019-20 पास आउट वालों को भी बोल देते हाँ नहीं नहीं प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसे होगा, उसका गैप देख, 5-6 साल का गैप है उसका, कहाँ से लाएगा कंपनी। नो क्राइटेरिया कंपनी है हमारे पास, तो उसमें कंपटीशन कितना है, वो ओपन से अप्लाई करने जैसा है ना, बाकी सब लोग भी उसमें है ही ना भाई। तो उसको वो झूठी तसल्ली मत देना कि नहीं हो जाएगा, उसको ये भी बताना पड़ेगा ना 2 पॉइंट कि देखो नो क्राइटेरिया कंपनी हमारे पास है, लेकिन तेरे को एफर्ट्स फिर उसमें बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे फिर। सो ये सब चीजें नहीं होती है। आई होप दिस इज सॉर्टेड नाउ, लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट, एंड इट टेक्स टाइम। वो पार्ट पहले समझो। तो डीमोटिवेट होना नहीं है उसमें कि ये मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। डीमोटिवेट तभी होना है, या डीमोटिवेट नहीं, तुम स्विच ही करना है सीधा। कब, जब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कल से आज बेटर नहीं है, कल भी वही था आज भी वही है परसों भी वही है, तो तुम इस चीज के लिए बने नहीं हो। मतलब मेरा कहना है कि कंसेप्ट में ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इंट क्यों लिखा, ए क्यों लिखा, इंट कब लिखना है ए कब लिखना है ये समझेगा बाद में लॉजिक से वगैरह, राइट। लेकिन इंट क्या करता है, ए क्या करता है, या इसने मॉड ने क्या किया, डिवाइड ने क्या किया, ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या ये सिंटैक्स लेवल पे ही तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये ब्रैकेट क्यों दिया, ये सब।
तो फिर सीरियस कंसर्न है, तो फिर तुम नहीं कर सकते ये फील्ड, तुम्हें क्विट करना ही अच्छा है। ठीक है, तो रिफंड ले सकते हो, या मैं बोला हूं तुम्हें हर लेक्चर में एक दिन तो भी रिफंड का नाम निकालूंगा नहीं, वो जरूरी है। वापस समझो, मुझे बहुत ज्यादा लेवल पे कंसर्न इसलिए है क्योंकि आगे चल के उन बच्चों के 6 महीने नहीं वेस्ट हो रहे, उनके 2 साल वेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि 6 महीने में वो कोर्स मजबूरी में करेगा, फिर आगे 6 महीने भी वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगा प्लेसमेंट के हिसाब से, और 6 महीने वो वेट करेगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, और फिर स्विच करने का सोचेगा, तो वो स्विच करूं नहीं करूं नहीं करूं नहीं करूं, वो डिसीजन में उसको 6 महीने लगेंगे, और आगे के 2 साल फिर फ्रस्ट्रेशन वाले हैं। कौन सा फ्रस्ट्रेशन? कि पीछे के मेरे 2 साल वेस्ट गए हैं, ये वाला फ्रस्ट्रेशन। तो ये इतना सारा 2 साल वगैरह का डिसीजन तुम्हारा कब हो रहा है? 15 दिन में ही तुम ले सकते हो, और ये 2 साल में कुछ और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। कोडिंग नहीं कर सकते, दूसरा कुछ अच्छा कर सकते हो ना। कोई भी एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो तुम, तो तुम कर सकते हो। एफर्ट्स लेने के लिए तुमने खुद को कमिट करना चाहिए बस। कितने लोगों ने देखा वो हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स वाला वीडियो मेरा इंस्टाग्राम पे? एक नहीं देखा है बस? कोई फॉलो ही नहीं करता है क्या हमको इंस्टा वगैरह पे? हमको मतलब फर्स्ट बिट को, मुझको नहीं, मैं ऐसे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाता हूँ, मुझको फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो मेरे बहुत फॉलोअर्स होते हैं अभी, फिर 3-4 हजार तो स्टूडेंट के हो जाते ना फिर। देखा नहीं है? रिपीट करना पड़ेगा मुझको फिर। प्रॉब्लम क्या है, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पेरेंट्स को कन्विंस किस बेसिस पे नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम लोग अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ओनली चीज मिसिंग इज दैट कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि कोई XYZ बंदा जो है उसको क्या मिला है? 10 लाख का पैकेज, राइट? और 10 लाख के पैकेज में वो बंदा खुश है, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स का खुश रहने का डेफिनेशन क्या है? 10 लाख का पैकेज। बिकॉज वो बंदा खुश है, सारी चीजें कर रहा है। बट उसका, तुम्हारा फैक्टर ये भी हो सकता है कि मैं 5 लाख में भी खुश हूं ना, राइट? पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें गाड़ी बंगला लेके दो या घर बना के दो। दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? कि भाई तुम खुश हो क्या? तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो कि नहीं मेरा इतना कैपेसिटी नहीं है, मैं 5 तक कर लूंगा, बट 5 में मैं हैप्पी हूँ, मैं अपना सारा संभाल सकता हूँ, ये सब चीज। ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। फिर पेरेंट्स का कंपैरिजन क्या है? कि तुझे 10 लाना पड़ेगा, ऐसा उनके कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं पे आता है। और फिर तुम्हें लगता है कि मुझे घर से प्रेशर है कि फिर 10 के लिए पढ़ना है, 10 के लिए पढ़ना है, वो प्रेशर है। बट तुम्हें इंटरनली पता है मेरी कैपेसिटी 5 की है, राइट? तो फिर ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा कम्युनिकेशन से। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर ये कम्युनिकेशन के लिए हमसे नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो इतना आसान नहीं है पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना। तो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये 5 की मेरी कैपेसिटी है, इसके एफर्ट्स भी मैं खुद से कमिट नहीं किया हूं कि वो 10 का छोड़ो, मैं 5 के लिए तो भी श्योर एफर्ट्स लेने वाला हूं, इतना तो मैं करने वाला हूं। तो ये पहले तुम्हें किसको कमिट करना है? खुद को कमिट करना है कि ये 5 के एफर्ट्स मैं लेने वाला हूं उतने स्ट्रांग। और फिर तुम पेरेंट्स को ये कमिट कर सकते हो कि हाँ मैं एफर्ट्स इतने ले सकता हूँ। एग्री करते हैं पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता है कोई कि तुम्हें एकदम प्रेशराइज कर रहा है वगैरह वो सब बात। ये तुम सब लोगों के क्या प्रॉब्लम है, वो एक एज्यूम करके चल रहे, तुम एक एज्यूम करके चल रहे हो, इन बिटवीन दोनों का क्या नहीं है? कम्युनिकेशन नहीं। दैट इज द पार्ट। कम्युनिकेशन करने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा बहुत कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट पहले तुम खुद से ही नहीं किए एफर्ट्स वाली। तो अभी जो मैंने बोला कि यहाँ नहीं कर सकते हो, दूसरा कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा क्या करने वाले हो, मेरे से क्या होगा, वो तो ये करो ना तुम। IT वाले को 10 लाख मिल रहा है, मेरे पास वो कैलिबर नहीं है लेट्स, तो मैं 5 वाला तो ले सकता हूँ। बट मैं ना फिर ये प्रेशर में ये भी अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये 5 वाले के केस में मैं धीरे धीरे कल को 7 तक भी जा सकता हूँ अगर मैं बिना प्रेशर के पढ़ू तो पहले ये प्रेशर वाला पार्ट कम करो। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस, मैं बात करूंगा अगर करना है पेरेंट्स के साथ बात, लेकिन मुझे अगर पेरेंट्स के साथ बात करनी है तो मैं आज नहीं कर सकता। मुझे तुम लोगों को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा 1 महीने तक कि भाई ये सच में जो बोल रहा है वो कर पा रहा है क्या उतना। तो भी तो वो जितना कर पा रहा है मैं बता सकता हूँ कि नहीं इसका इतना कैपेसिटी है, ये उसका पूरा एफर्ट दे रहा है, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। ये बोलने वाला चाहिए ना कोई ना कोई। बट तुम वो 1 महीने में वो प्रूव ही नहीं करोगे कुछ नहीं। या बहुत सी चीजों में पहले ही तुम बहुत से झूठ बोल चुके हो या बहुत से फेक कमिटमेंट कर चुके हो,
तो ये इतना भी आसान नहीं है कि फिर सर ने आपने बोला और मैं आज जाके बात किया, क्योंकि पुराना रेपुटेशन खराब है तुम्हारा, वो सुधारने के लिए तुम्हें 4 अटेम्प्ट और लगेंगे इधर। दैट इज द पार्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? कंपैरिजन नहीं करते हैं पेरेंट्स एक दूसरे के बच्चे के साथ, वो कंपैरिजन तभी करते हैं उनको बस ये चीजें कम्युनिकेट नहीं हुई। सोसाइटी का प्रेशर वगैरह जो बोलते हैं ना हम, इतना नहीं होता है कुछ। सोसाइटी का वगैरह प्रेशर नहीं होता है, तुम खुश हो या नहीं यही उनको जानना होता है बस। इस केस में थोड़ा सा तो ये शादी के केस में थोड़ा सा अलग है। उधर वो सोसाइटी का नाम देके ये करते हैं क्योंकि उन्हें ही अंदर से लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें उनको पता है कि ये कुछ खुशी वुशी नहीं होती है, इसका 4 महीने में उधर अटैचमेंट हो जाएगा अरेंज में भी, इधर वो खुश रहेगा, हमको उसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि बोले साला हम कॉम्प्रोमाइज किए है, तुम कौन हो? ठीक है। बट पैसे की बात अलग है, वो अलग है, उसमें पेरेंट्स समझ लेते हैं। आप पे कोई प्रेशराइज नहीं करता है, तो दोनों तीनों चीजों को मर्ज नहीं करना है कभी कि सर आप ये बोल रहे हो फिर वो शादी को क्यों नहीं मान रहे। तो ये फैक्टर है अलग अलग। समझ में आ रहा है? आई होप लॉजिकली मैं करेक्ट हूँ। मैं लॉजिकली ही करेक्ट होता हूँ और तुम लोगों ने भी लॉजिकली ही करेक्ट होना चाहिए। हर चीज लॉजिकली होनी चाहिए, राइट? आन्सर्स भी लॉजिकली होने चाहिए। लेट का आला, लेट झालं सर, ते मला माहिती आहे, ते मला माहिती आहे तू लेट झालाय, म्हणूनच मी विचारतोय की का झालाय, का झालाय विचारतोय, ते सांग की सर उशिरा उठलो, बस लेट आली, काय आली, लेट का आलाय, लेट झालं। इसी में लॉजिक नहीं है। तो हर चीज में लॉजिक ढूंढो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो रिएक्ट भी नहीं करते। क्या है तुम्हारा हंसने वसने वाला इमोजी गायब है क्या उधर से? लाइक, रिएक्ट, शेयर वाला जो भी है। अंडरस्टूड? दिस इज द पार्ट। तो लॉजिक बिल्डिंग का सिनारियो है, इसको अच्छे से समझो। तो करना क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने पढ़ा है। अब बेसिक कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। तुम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हो, तुम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो, राइट? तुम आवर मिनट सेकेंड को टोटल सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? मीटर को सेंटीमीटर में कर सकते हो, सेंटीमीटर को मीटर में कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या लग रहा है? बेसिक ऑपरेशंस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो क्या लगेगा तुम्हें? लेंथ, ब्रेथ और एरिया। सर मुझे उसका फॉर्मूला नहीं पता। तो एज अ डेवलपर तुम्हें पता होने की जरूरत ही नहीं है ना। एज अ डेवलपर तुम्हें एमस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है ये पता होने की जरूरत है क्या? पैलिंड्रोम नंबर क्या है पता होने की जरूरत है क्या? नहीं। ये तुम कुछ गलत लेके चल रहे हो कि एमस्ट्रॉन्ग पैलिंड्रोम मुझे नहीं पता है। तुम्हें तुम्हें क्लाइंट बताएगा कि भाई पैलिंड्रोम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको उल्टा करने पे भी वही नंबर मिलता है। तो फिर तुम बोलोगे हाँ फिर मुझे नंबर रिवर्स करना आता है, फिर मुझे नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना भी आता है। ये सब चीजें तुम करोगे आगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है तुम्हें नहीं पता, तो बोलेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो फिर तुम बोलोगे हाँ फिर मुझे एक लेंथ लगेगा, फिर एक ब्रेथ लगेगा, इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करने के लिए एरिया लगेगा। इस सिंपल एग्जांपल से समझो कि हमें ये मैथमेटिकल फॉर्मूला या इस नंबर को क्या बोलते हैं उस नंबर को क्या बोलते हैं ये समझने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल पे तुम इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉलेज रखो, बट मैं एक ह्यूज लेवल पे बता रहा हूं। क्या होता है, एक बड़े से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं और तुम वो बड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के ही डर जाते हो। ब्लर दिख रहा है क्या ऑनलाइन? ये क्लियर है? विजिबल है? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो उसको तोड़ना है धीरे धीरे। उसमें एक बेसिक, अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है? ओके। तो उसमें क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा है, उसमें से तुम मेन मेन कंटेंट, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या करना है, आउटपुट क्या देना है, वही नहीं निकाल रहे हो। वो बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के आधे लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये पेपर नंतर छोड़ो। उसमें आधा ये दिया है कि वन मैन ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर, और वो उसका बाकी का रामायण ही ज्यादा है। वही देख के तुम्हें लगता है कि अरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, उसको तोड़ो ना पहले छोटे छोटे पार्ट में। तो मेन, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि हाँ भाई लेंथ लगता है मुझे, तो लेंथ है मतलब
पॉइंट में हो सकता है, राइट, तो मैं फ्लोट लूंगा या फिर इंट लूंगा, जो भी है, मैं किस टाइप का लेंथ लेने वाला हूं उस पर डिपेंड है। फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूं। अब मैं कोई स्कैनर पैनअप नहीं यूज कर रहा हूं फिलहाल, तो मेरे जो भी वैल्यूज होंगे वो कैसे होंगे, हार्ड कोडेड होंगे, ठीक है, प्रोग्राम में ही मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। और फिर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास एक वेरिएबल रहेगा एरिया का, और मैं यहाँ पे बोलूंगा एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं एरिया को प्रिंट कर दूंगा, हो गया खत्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। सर्कल का निकालना है तो रेडियस होगा, लेकिन एरिया किस में होगा, फ्लोट में होगा, क्योंकि 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, तो फ्लोट के साथ का कोई भी ऑपरेशन फ्लोट होगा, इंट के साथ इंट इंट ही देगा, इंट के साथ फ्लोट फ्लोट, फ्लोट के साथ इंट फ्लोट, फ्लोट के साथ फ्लोट फ्लोट, राइट। एंड अवॉइड यूजिंग फ्लोट, यूज डबल, क्योंकि कल को जावा में जाते हो तो फ्लोट यूज करते हो फिर एफ लिखना पड़ता है आगे, राइट। बेटर यूज डबल, रेंज भी बड़ा है उसका, एंड मैक्सिमम फ्लोटिंग के लिए, पॉइंट्स के लिए भी मैक्सिमम तुम्हें स्पेस वो देता है। तो असाइनमेंट 1 मिलेगा, 0 असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें आज, 0th असाइनमेंट में वो सब पार्ट है, ये सारे क्वेश्चंस है, सारे वैल्यूज हार्ड कोडेड लेने हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 3 डिजिट की बात करते हैं फिलहाल, और यू विल गेट इनफ टाइम, सैटरडे संडे है तुम्हारे पास, तो उस पर काम करो ये सब चीजों। तो अभी के केस में क्या कोड लिखा हमने कि मेरे पास क्या है, एक नंबर 25, और मेरे पास है R1 R2 और सम, और फिर मैंने बोला कि भाई R1 को नंबर मॉड 10 दे दो, R2 को नंबर डिवाइडेड बाय 10 दे दो, और सम जो है वो R1 प्लस R2 करो, और फिर यहाँ पे सम को प्रिंट करो। ये हुआ मेरा प्रोग्राम। लेकिन आज यहाँ पे नंबर जो है वो 372 आता है, नंबर जो है वो 372 आता है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 372 आता है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 372 आता है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, गलत, मेमोरी डायग्राम से समझना पड़ेगा। आउटपुट क्या आएगा, नंबर में होगा 372, R1 में होगा गार्बेज, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, R2 में होगा, R3 में होगा, मतलब सम में होगा गार्बेज। फिर मैंने बोला भाई R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, तो R1 में क्या आ गया 2, 37 क्यों आएगा, नंबर मॉड 10, मतलब ही 372 को मैंने अगर 10 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे 37, यहाँ पे 370, और यहाँ पे बचता है 2, तो नंबर मॉड 10 कितना आया 2। और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर डिवाइडेड बाय 10 तो क्या मिलेगा, तो R2 में क्या आया, तो मेरा सम क्या आएगा, जो कि गलत है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने कोड लिखा है वो चलता किसके लिए है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट के लिए फेल हो जाएगा, 3 डिजिट के लिए मेरा रोल अलग होना चाहिए, 3 डिजिट के लिए मेरा रोल ये होना चाहिए कि भाई एक काम करते हैं, देखो R1 तो मुझे 2 मिल जाता है, बट R1 2 मिलने के बाद ये 372 में से 7 अलग से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए मैंने ये R1 R2 और R3 और फिर सम, पहली बात तो 3 नंबर अलग करने हैं तो 3 जगह लगेगी मुझे, राइट। फिर मैंने R2 में R1 में से 2 अलग किया, राइट, तो R1 में से 2 अलग किया, तो फिर बचता क्या है 37, तो मैं 7 बीच में से नहीं निकाल सकता ना, तो 37 तो बचता है ना, तो फिर 37 को मैं कहीं पे टेम्पररी रख सकता हूँ, और फिर 37 से 7 और 3 निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ेगा मेरा, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा कोड होगा इस तरीके से कि इंटीजर R1 R2 और R3 और सम, राइट, और वो एक टेम्पररी रखने के लिए मैं क्या यूज करता हूं,
Q1 फॉर एग्जाम्पल। तो फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई R1 में क्या करो, नंबर मॉड 10 डालो और नंबर को तोड़ो, बचेगा क्या 37। तो 37 R2 में डालने की जल्दी मत करो, हमें 37 नहीं चाहिए R2 में, R2 में हमें क्या चाहिए 7। तो फिर वो 37 को पहले तुम Q1 में लाके रखो, और अब Q1 में अगर 37 है तो फिर तुम R2 Q1 से ले सकते हो, और Q1 से तुम फिर R3 भी ले सकते हो। मतलब मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो R1 R2 R3 सम Q1 सब में क्या है इनिशियली गार्बेज। फिर तुम आए नीचे के लाइन पे, तुमने बोला R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, मतलब इसमें आया 2। फिर तुमने बोला नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो 37 किस में आया Q1 में। तुमने बोला Q1 मॉड 10 मतलब 37 मॉड 10 कितना आया। तुमने बोला Q1 डिवाइड बाय 10 मतलब 37 डिवाइडेड बाय 10 किस में आया, राइट। और अब ये 3 है तुम्हारे पास, तो इसकी सम जो तुम बोल रहे हो कितनी आनी चाहिए थी 12, तो 12 आ रही है। समझ में आ रहा है। कल को एक 4 डिजिट होता तो एक वेरिएबल और बढ़ जाता। मतलब ये इस तरीके से है 3274। तो भाई पहले तुम क्या करो, 4 को अलग करो, 3 to 7 अलग होगा, फिर 7 को अलग करो, 3 to अलग होगा, फिर 2 को अलग करो और 3 को अलग करो। तो तुम्हें कितने वेरिएबल लग रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, और सम वाला एक अलग से 8। तो 3 डिजिट के केस में भी देखो ना तुम, फिर यही पे वेरीफाई कर लो। 3 डिजिट के केस में तुमने बोला 3 7 2, तो तुमने यहाँ से 2 निकाला, यहाँ से 37 निकाला, फिर यहाँ से 7 निकाला, यहाँ से 3 निकाला। तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल लगे तुम्हें। तो 1 2 3 4 5 और सम इज 6, सम बाहर है। समझ में आ रहा है। तो कहाँ से डिसाइड किया मैंने पहले साहब, पहले मैंने पेन पेपर पे डिसाइड किया, पेन पेपर पे मैंने समझा पहले, राइट। क्लियर है क्या कि कैसे होने वाला है क्या है। तो इस तरीके से मैं 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 और 7 डिजिट तक इवन कोड लिख सकता हूं। क्या होगा, कोड लंबा होते जाएगा, हो जाने दो, कल को हम कोई लूपिंग वगैरह वाला कंसेप्ट लाके उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक मैंने क्या पढ़ा है, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब तक मेरा जो काम होगा, यार मैंने स्कैन अप भी पढ़ा नहीं है, तो अब तक मेरा जो काम होगा वो बस जितना मैंने पढ़ा है उस पे होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये सिनारियो क्लियर है क्या। अगेन मेमोरी डायग्राम वाला पार्ट समझो। ऐसा किसी से गलती से हो गया, राइट, ऐसा किसी से गलती से हो गया, तो त्यांना थोड़ा 5 मिनट होल्ड सांगशील। ऐसा किसी से गलती से हो गया और सम ही करेक्ट नहीं आ रहा है, सम करेक्ट नहीं आ रहा है, और मैं आया इधर नंबर बनाया 372, इधर R1 R2 R3 एंड सम, और यहाँ पे बनाया Q1। तो हमारे माइंड में क्या चलते रहता है कि हम सम ऑफ 3 डिजिट कर रहे हैं, तो मेरा मेमोरी डायग्राम भी उसी फ्लो में चलते जाता है। कैसे कि भाई पहले इधर मैंने क्या किया, R1 में लाया 2, इसमें आया 37, फिर Q1 से मैंने लाया 7, राइट, और Q1 से लाया मैंने 7 और वो मैंने डाल दिया R2 में, ऐसे। लेकिन तूने कोड में R2 में डाला है क्या, कोड में किस में डाला है, R1 में ही डाला है। मतलब ये पहले का 2 हटा के तूने इधर 7 किया है, मतलब पिक्चर से 2 हट गया, और R2 में अभी भी क्या है गार्बेज। मतलब तेरा फाइनल जो एडिशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, 7 प्लस गार्बेज प्लस 3, जिसमें 2 है ही नहीं। तो सम क्या हो रही है, गलत हो रही है, राइट। बट तुम बोलोगे सर फिर ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है। तो पहली बात तो कोई भी मेमोरी डायग्राम निकालते हो तो भूल जाना है तुम किस चीज का मेमोरी डायग्राम निकाल, जैसे कोड जा रहा है वैसे ही जाना है। फिर भी वो तुम्हें डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहां पे डिटेक्ट होना चाहिए, सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 कर रहे हो ना तुम, सम बार बार गलत आ रही है, तो सम से पहले तुमने R1 R2 और R3 प्रिंट करके देखने चाहिए कि भाई क्या आ रहे हैं। फिर तुम्हें पता चल रहा है कि अरे उसमें 2 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा,
राइट। तो तब जाके तुम्हारा ध्यान कहाँ पे जाएगा, इस लाइन पे। तो मेमोरी डायग्राम प्लस जगह जगह पे प्रिंटअप डालना, ये दो कॉम्बिनेशन की जगह वजह मतलब मदद से तुम कोड को समझ सकते, ये दो कॉम्बिनेशन की मदद से कोई भी कोड को प्रॉपर ट्रेस कर सकते हो। यहां तक आया क्या, यहां तक आया क्या, R1 में बराबर आया क्या, फिर नंबर क्या है, या फिर सम क्या है, ये सब जगह जगह पे जाओगे। पूरा कोड ट्रेस करते बैठोगे क्या, 1000 लाइन का कोड है, तो मैं यहां तक आया क्या, यहां तक आया क्या, यहां तक आया क्या, यस। अब यहां से यहां की जर्नी के बीच में कुछ गड़बड़, तो मैं इधर ढूंढूंगा ना, मतलब कहाँ पे खोया है वो जगह पहले मैं डिटेक्ट करूंगा और वहां पे ढूंढूंगा। मतलब सीसीटीवी देख रहा हूँ लेट से मैं कि भाई मेरी एक कुछ चीज गुमी है, तो यहां तक थी साथ में, थी साथ में, थी साथ में, इस कैमरा और इस कैमरा के बीच में वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं उतने एरिया में ढूंढूंगा ना। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इस कैमरा के बीच में मतलब आगे ही नहीं है अभी, तो ढूंढना तुम चालू कर देते हो यहाँ से। फिर यहाँ से ढूंढते ढूंढते एक एक जर्नी तुम आगे आ सकते हो, और तुम्हें डिटेक्ट होगा कि अच्छा यहाँ पे वो प्रॉब्लम। तो मेमोरी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो क्लियरली भूल जाना है कि मेमोरी डायग्राम मैं किस चीज का कर रहा हूं। तुम अगर बोलोगे सम ऑफ 3 डिजिट, तो 100% इधर ही लाके रखोगे तुम वो 7, क्योंकि स्टेप्स में जा रहे हो तुम उस तरीके से, तुम दिमाग में रख ही नहीं रहे हो। कुछ लोग तो आते समय ही इधर R1 में 7 नहीं होगा, 7 R1 में पहले क्या आएगा बाय प्रोसेस, गार्बेज। समझ में आ रहा है, गार्बेज आएगा, क्योंकि लाइन 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 बाय लाइन ही तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रोग्राम लाइन बाय लाइन ही ट्रेस करना होता है, सीधा एक लाइन से दूसरे लाइन पे जंप नहीं करना होता है। क्लियर है, ऑनलाइन इज इट क्लियर, एवरीथिंग समझा है आज का पार्ट। कोई भी कंसर्न है उससे तुम बात कर सकते हो, ठीक है। दीप्ति पिंग मी, वी विल सॉल्व दैट इशू, अगर तुम्हें वो इंस्टॉलेशन का इशू आ रहा है, ठीक है। कंसर्न है किसी को और, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।